नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अलास्का में हुई हालिया शिखर वार्ता की, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई। और खास तौर पे देखेंगे कि भारत की कूटनीति पर इसका क्या असर पड़ रहा है। हमारे पास एक लेख है, अलास्का के पवन और भारत की वैश्विक कूटनीति। इसी के कुछ अहम नुकात पर आज हम चर्चा करेंगे। 15 अगस्त 2025 को ये बैठक हुई और देखिए, भारत को कुछ उम्मीदें तो थीं, खासकर ये कि शायद अमेरिका रूस के रिश्तों में कुछ सुधार हो। पर क्या वो उम्मीदें पूरी हुई? इसी को समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीदें तो थीं, बिल्कुल थीं। भारत शायद ये सोच रहा था कि अगर अमेरिका और रूस के बीच थोड़ी गर्माहट आती है, तो रूस से जो हम तेल खरीद रहे हैं, उसको लेकर जो अमेरिकी दबाव है, शायद वो कुछ कम हो जाए। हाँ, वो 25% सेकेंडरी प्रतिबंधों वाली बात। बिल्कुल, वो जो खतरा मंडरा रहा था कि 25% सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकते हैं, शायद उसमें कुछ नरमी आए, या फिर वो जो भारत अमेरिकी की व्यापार वार्ता रुकी हुई है, वो शायद आगे बढ़े। ऐसी उम्मीदें थीं। लेकिन हुआ क्या? मतलब जमीन पे क्या दिखा? देखिए, हुआ बिल्कुल उल्टा। ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत तो गर्मजोशी वाली दिखी, फोटोग्राफ्स वगैरह आए, लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, ट्रंप का रवैया नरम नहीं हुआ। अच्छा। बल्कि हुआ ये कि ट्रंप के एक बहुत वरिष्ठ सलाहकार हैं, पीटर नवारो, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में बाकायदा एक लेख लिखकर कहा कि भारत पर जो ये दोहरे टैरिफ लगे हैं ना, रूसी तेल आयात और मार्केट एक्सेस यानी बाजार तक पहुंच में जो बाधाएं हैं, उनके लिए ये टैरिफ भारत को चोट पहुंचाने की अमेरिकी नीति का हिस्सा है, साफ शब्दों में कहा। ये तो सीधी बात हुई। और वो दूसरा मुद्दा भी है, ऑपरेशन सिंदूर वाला, मई में जो भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम हुआ था। हाँ, वो भी एक लगातार चलने वाला मुद्दा बन गया है। ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि वो संघर्ष विराम, ऑपरेशन सिंदूर, मई 7 से 10 उन्होंने करवाया, उनकी मध्यस्थता से हुआ। जबकि भारत सरकार का स्टैंड तो अलग है। बिल्कुल, भारत सरकार लगातार कह रही है कि ये द्विपक्षीय मामला था, इसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी। लेकिन अलास्का बैठक के बाद भी आप देखिए, ट्रंप अपने दावे पर न सिर्फ कायम है, बल्कि उसे और बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। यहाँ तक कह दिया कि अगर वो बीच में नहीं पड़ते तो शायद परमाणु युद्ध छिड़ जाता। तो पहला नतीजा तो यही निकलता है, जैसा लेख में भी शायद इशारा है, कि ट्रंप और पुतिन की दोस्ती का मतलब ये नहीं कि भारत के लिए अमेरिकी नीतियां बदल जाएंगी। बिल्कुल नहीं, कम से कम अभी तक तो ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। और जो ये प्रतिबंध लगाने का तर्क दिया जा रहा है, वो भी थोड़ा कमजोर सा लगता है। वो कैसे? देखिए, आंकड़े अगर आप देखें तो अमेरिका ने खुद रूस के साथ अपना व्यापार बढ़ाया है हाल के दिनों में, और चीन जितना तेल रूस से खरीद रहा है, वो भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अच्छा। तो फिर सवाल उठता है कि क्या ये प्रतिबंध वाकई रूस को सजा देने के लिए है, या ये सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन है, या शायद इसकी वजह कुछ और है, जैसे भारत ने वो मध्यस्थता वाले दावे को नहीं माना, या पाकिस्तानी नेतृत्व से मिलने की अमेरिकी कोशिशों को शायद ठुकराया। वजह बहुत साफ नहीं है। ये वाकई सोचने वाली बात है, और यहीं से शायद दूसरा सबक निकलता है, जिसकी तरफ लेख इशारा कर रहा है, कि कूटनीति में सिर्फ नेताओं के व्यक्तिगत रिश्तों पर, मतलब वो जो पर्सनल केमिस्ट्री या समिट डिप्लोमेसी होती है, उस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना ठीक नहीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति, जिसे कई बार मोदी मंत्र भी कहा गया, वो हमेशा कामयाब रही हो ऐसा नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इतनी सारी अनौपचारिक शिखर वार्ताएं हुई, वुहान में, मामल्लापुरम में, लेकिन उसके बाद भी गलवान जैसी घटना हो गई। हाँ, ये सही है। और ट्रंप के साथ भी देखिए, पहले कार्यकाल में हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े आयोजन हुए। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में भी काफी नजदीकियां दिखी, लेकिन फिर भी हाल में ये झटके लगे हैं। और इसमें एक और चीज जो मुश्किल पैदा करती है, वो ये कि अमेरिकी प्रशासन में भारत से जुड़े कई महत्वपूर्ण पद, जैसे राजदूत का पद या दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री का पद, वो काफी समय से खाली पड़े हैं। तो एक संस्थागत बातचीत का जो चैनल होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है। ऐसे में एक अनुभवी राजदूत की कमी महसूस होती है। तो मतलब व्यक्तिगत रिश्तों के साथ साथ वो जो संस्थागत प्रक्रियाएं हैं और जो ठोस मुद्दे हैं, उन पर लगातार काम करते रहना ज्यादा जरूरी है। शायद इसी से जुड़ा तीसरा सबक है राजनीतिक संतुलन बनाए रखना। बिल्कुल, द्विपक्षीय संबंधों में, खासकर अमेरिका जैसे लोकतंत्र में जहां सत्ता बदलती रहती है, ये बहुत जरूरी है कि आप दोनों बड़ी पार्टियों के साथ,
डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों के साथ अपने रिश्ते संतुलित रखें। हाँ, ये बात तो है। लेख याद दिलाता है कि कैसे 2020 के चुनावों से पहले जो रैलियां हुई, हाउडी मोदी या नमस्ते ट्रंप, उनसे शायद डेमोक्रेटिक पार्टी थोड़ी असहज हुई। और फिर जब ट्रंप सत्ता से बाहर थे तो शायद भारत ने उनसे थोड़ी दूरी बनाई, जिससे अब वो शायद नाराज हैं। तो ये संतुलन साधना बहुत अहम है। और ये संतुलन सिर्फ अमेरिका के साथ ही नहीं, शायद पड़ोसी देशों के साथ भी उतनी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, बांग्लादेश हो, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, इन सभी देशों के साथ रिश्तों में भी एक तरह का संतुलन और संवेदनशीलता जरूरी है। ठीक, अब आते हैं चौथे सबक पर। वो है वैश्विक शक्तियों की अपनी अस्थिरता और ऐसे में अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का महत्व। ये शायद सबसे अहम सबक है। अमेरिका का ये उदाहरण देख लीजिए। एक समय था जब वो भारत को लगभग प्रोत्साहित कर रहा था कि रूस से सस्ता तेल खरीदो, और अब उसी बात पर प्रतिबंध लगा दिए। हाँ, ये तो काफी बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। और लेख ये भी याद दिलाता है कि पहले भी ऐसा हुआ है। जैसे ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदने के मामले में भारत की पुरानी नीति थी कि हम सिर्फ संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को मानेंगे, लेकिन अमेरिकी दबाव में आकर भारत ने उस सिद्धांत से समझौता किया और उन देशों से तेल लेना बंद कर दिया। तो लेख का तर्क ये है कि जब भारत दबाव में नहीं झुकता, अपने स्टैंड पर कायम रहता है, हाँ, तो अक्सर उसे ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देशों का समर्थन मिलता है। और लंबे समय में पश्चिमी शक्तियां भी भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी विदेश नीति खुद तय करने की आजादी को स्वीकार करती हैं। दबाव का सामना करने से लंबे समय में फायदा हो सकता है। तो क्या लेख कुछ जवाबी कदमों का भी सुझाव देता है? भारत को क्या करना चाहिए? हाँ, लेख कहता है कि भारत को भी कुछ उपायों पर विचार करना चाहिए। अगर अमेरिका ऐसी कार्रवाइयां कर रहा है जिनसे भारत के हितों को नुकसान पहुंचता है, जैसे कि ये ऊंचे टैरिफ लगाना या भारत में अमेरिकी कंपनियों के निवेश को हतोत्साहित करना, या फिर अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों पर रेमिटेंस टैक्स यानी जो पैसा वो घर भेजते हैं उस पर टैक्स लगाने की बात करना, तो भारत को भी अपने विकल्पों पर सोचना चाहिए कि इनका जवाब कैसे दिया जाए। तो कुल मिलाकर देखें तो अलास्का शिखर वार्ता ने भारत के लिए कूटनीतिक राह आसान तो नहीं की है, बल्कि शायद इसने नई दिल्ली के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि अपनी रणनीति पर फिर से विचार करें और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को और मजबूती से आगे बढ़ाए। बिल्कुल सही कहा आपने। शायद अब वक्त आ गया है कि भारत सिर्फ वॉशिंगटन की तरफ ही ना देखे, थोड़ा रोके, स्थिति का आकलन करे और दुनिया के जो दूसरे हिस्से हैं उनके साथ अपने विकल्पों को और मजबूत करें। जैसे जापान के साथ हमारे रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं, चीन के साथ शंघाई सहयोग संगठन SCO का मंच है जहां बातचीत हो सकती है, दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 समूह में तालमेल बिठाया जा सकता है, और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा भी होने वाली है। तो ये सब मौके हैं अपनी स्थिति को मजबूत करने के और अपने विकल्पों को खुला रखने के। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा से कि हम सवालियों भरता है, और शायद हम अपने श्रोताओं को इसी सवाल के साथ छोड़ सकते हैं कि ये जो इतना जटिल और तेजी से बदलता हुआ भूराजनीतिक माहौल है, इसमें भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए बड़ी शक्तियों के साथ अपने संबंधों में संतुलन कैसे बनाए रख सकता है, और सबसे जरूरी अपनी रणनीतिक स्वायत्ता, अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंस को प्रभावी ढंग से कैसे और मजबूत कर सकता है। ये सोचने वाली बात है।